अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जब नई इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, तो वो हम जज कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा आज हम फाइनेंस के अकॉर्डिंगली दें। हमें पता है कि जो फर्म की वैल्यू है लीवर्ड फर्म की, विच इज़ इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स रेट ओवर KS प्लस फेस वैल्यू ऑफ डेट इनटू रेट एट विच वी बोरो दैट अमाउंट, जो भी बॉन्ड का आपका रेट है या लोन का रेट है, इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KD जिस रेट पे आज डेट आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, राइट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। KD ओवर KB, दैट इज बेसिकली K। मैंने क्या किया कि ये जो पोर्शन है मैंने अलग कर लिया और इसको मैं कह रहा हूँ इट इज इक्वल टू B, राइट। तो मैं दोबारा लिखूँ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स रेट ओवर KS प्लस B इंटू टैक्स रेट, राइट। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली चेंज इन इन्वेस्टमेंट करूँगा और मेरा पर्पस क्या है, इसकी वजह से क्या होना चाहिए, वैल्यू जो है वो लीवर्ड फर्म की वो चेंज होनी चाहिए, राइट। तो मैं अब देखता हूँ इसको इस फॉर्मूले के अंदर किस तरह से मैं देखूंगा। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय KS इंटू चेंज इन I। इसकी वजह से इस पे भी चेंज आना चाहिए, चेंज इन EBIT प्लस चेंज इन B इंटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय चेंज इन I। अच्छा, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करूँ तो मैं ये है चेंज इन EBIT एंड चेंज इन I into 1 minus tax rate divided by KS। ये पूरा इस एक्सप्रेशन को मैंने सिर्फ ऑर्डर्स का थोड़ा सा चेंज करके सिंप्लीफाई इसको मैंने किया है, एंड देन चेंज इन B into tax rate divided by change in I, राइट। और यहाँ पर आपको पता है चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ड्यू टू चेंज इन। अच्छा, अब ये मैंने तो बेसिकली आपको, अच्छा, अब जब मैं चेंज करूँगा इन्वेस्टमेंट तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म में, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि चेंज हो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ चेंज हो सकती है, या जो नए शेयर होल्डर्स हैं जिसको मैं SN कह रहा हूँ उनकी वैल्यू वेल्थ में चेंज आ सकती है, या चेंज हो सकता है जो मेरे पास एग्जिस्टिंग डेट होल्डर हैं एग्जिस्टिंग उनकी वैल्यू में, या चेंज आ सकता है जो मेरे पास न्यू डेट होल्डर हैं उनकी वैल्यू में, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली मैं लेकर आ रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो वैल्यू में चेंज आएगा तो वो वैल्यू में या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वेल्थ में चेंज हो रहा होगा, या न्यू शेयर होल्डर्स की वेल्थ में हो रहा होगा, या एग्जिस्टिंग डेट होल्डर्स की वेल्थ में, या न्यू डेट होल्डर की वेल्थ में, या सब के साथ सब में चेंज हो रहा होगा, या किसी में चेंज हो रहा होगा, राइट। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू चेंज इन S नॉट प्लस चेंज इन SN प्लस चेंज इन B नॉट प्लस चेंज इन BN। ये चेंज आ क्यों रहा है, चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इसमें भी चेंज क्यों आएगा,
चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से या न्यू शेयर होल्डर्स की वैल्यू में भी चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट की वजह से। इसी तरह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स की वैल्यू में और न्यू बॉन्ड होल्डर्स की वैल्यू में भी। अच्छा, अब एक चीज़ हमें पता है कि ये जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली किसकी वजह से कहाँ से हो रही होगी? ये बेसिकली फाइनेंस हो रही होगी, या तो न्यू शेयर्स इशू कर रहे होंगे आप, या आप न्यू डेट ले रहे होंगे, ठीक है ना। यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन दोनों में से किसी एक की वजह से या दोनों की वजह से हो रही होगी, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों साइडें हमेशा इक्वल होंगी। तो मैं अगर इसको दोबारा से वैल्यू ऑफ लीवर्ड फंड डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन ओल्ड शेयर होल्डर्स वेल्थ डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन ओल्ड एट होल्डर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन, ये मैंने एक तरफ कर लिया इनको, चेंज इन बॉन्ड होल्डर न्यू बॉन्ड होल्डर डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, अब मुझे पता है कि प्लस चेंज इन बॉन्ड होल्डर्स, चेंज इन आई प्लस ये दोनों किसके बराबर है? चेंज इन आई के बराबर है, विच मीन्स कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली क्या होगा? 1/1 तो इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वेल्थ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन बॉन्ड होल्डर्स वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 1। अच्छा, अब हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं, चूंकि ये फिक्स पेमेंट होती है, आपको पता है डेट की पेमेंट फिक्स होती है, उसका प्रिंसिपल भी फिक्स रहता है और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी फिक्स रहती है, विच मीन्स कि ये भी फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब क्या है कि इसमें चेंज नहीं होगा। जब इसमें चेंज नहीं होगा तो लीवर्ड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस, जब इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया? चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 1। अब मैं इसको जरा रीअरेंज करूं, मैं इस 1 को लेकर इस तरफ आ जाऊं, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट माइनस 1 इज इक्वल टू चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, कि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर देखें आपने इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वैल्यू में कोई चेंज आया, और फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट की, लेट्स से चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 100 और वैल्यू में भी चेंज आया 100, राइट। 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 1, तो क्या आपके पास बचा 0। तो 0 का मतलब ये है कि आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, विच मींस कि ऐसी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको मजीद हम इस फॉर्म को ओके तो अगर हम देखें तो मैंने चेंज ऑफ लीवर्ड फ्रॉम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म बनाई थी EBIT और डेट के हवाले से। अब मैं इसमें ज़रा इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, और ये क्या कर रहा हूँ मैं कि चेंज इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अब ये मैंने बेसिकली चेंज ऑफ ये जो चीज़ है ना, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन से, राइट। अब मैं बेसिकली ये लेके आ रहा हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये चेंज इन
EBIT, change in EBIT divided by change in investment into 1 minus tax divided by KS plus change in B into tax divided by change in investment. ये मैंने पूरा चेंज कर दिया और माइनस 1। अच्छा, मैंने देखा क्या था कि ये अगर दोनों, यानी कि मुझे ये बेसिकली चाहिए क्या है कि ये 1 से ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो, तो बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है कि मुझे अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको 1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो विच मीन्स कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि चेंज इन EBIT divided by change in investment into 1 minus tax divided by risky security rate plus change in B minus tax rate divided by change in investment should be greater than 1, right? अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी का साइन इस 1 से ज़्यादा होना चाहिए तो मेरी ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। अच्छा, मैं अगर इसको, ये प्लस का 1 है, ये एक्सप्रेशन मैं अगर इस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिखूँ, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई KS। 1 अपनी जगह का, ये मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया हूँ तो माइनस चेंज इन B माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये डिवाइड हो रहा है KS, रिस्की सिक्योरिटीज़ का रेट डिवाइड हो रहा है। मैं इसको अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1 minus tax 1 change in B minus tax rate change in investment। ये केस डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मेरे पास के। अच्छा, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, राइट, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में एंटीसिपेटेड, जिसे हम एंटीसिपेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये वाली जो एक साइड है ये कहलाती है opportunity cost of capital, right? या इसको हम कह सकते हैं cost of capital। तो अब होना क्या चाहिए कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट, आपको अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ में चेंज लाना है तो ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड है और ये बेसिकली राइट हैंड साइड है। तो होना ये चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन राइट हैंड। आप उसी सूरत में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज बेसिकली आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो या एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तभी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिकॉज आपकी वेल्थ मैक्सिमम नहीं होगी अदरवाइज, राइट। सो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।